हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं उसमें टॉपिक है आपका इरविंग विलियन क्रम स्थायित्व नियतांक। इसको कवर करने वाले हैं। तो यह क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको यही आंसर लिखना है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछेगा भी, ठीक है। तो यहाँ पर यह टॉपिक आपका पूरा क्लियर होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें कई सारे वीडियोस आपके डल चुके हैं। यूनिट 1 लगभग अब आपका कवर हो चुका है ना। तो उसके बारे में आप वहां पर देख पाएंगे। जो पूरे वीडियोस हैं उन्हें आप सीरीज वाइज देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगी। कई सारे ट्रिक्स हमने आपको बताए हैं जिससे आपको याद करने में मदद मिले। और जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वह एक नोट्स फॉर्म में आप रख सकते हैं और डायरेक्टली अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 90+ मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे इस नोट्स के साथ। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम छोड़ रहे हैं, उनको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम एक सेपरेट वीडियो में आपको यूनिट वाइज बता देंगे। तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि यह टॉपिक किस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस हिसाब से आपका यह टॉपिक कवर करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको स्थायित्व नियतांक के बारे में बताया था कि किस प्रकार से संकुलों में स्थायित्व पाया जाता है ना। तो इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी थी। अब इसी से संबंधित इरविंग नामक वैज्ञानिक है, इरविन विलियम ने एक क्रम तैयार कर दिया जिसे ही स्थायित्व नियतांक के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक मान पर आधारित है। ठीक है, अब ये क्रम कैसा होता है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। D0 से लेकर D10 तक आपको लिखना है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं D1 D2 D3 D4 5 6 7 8 9 10 वैसे वैसे आपका जो स्थायित्व का मान है वह इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो यही स्थायित्व नियतांक को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया है जो आपके इरविंग नामक वैज्ञानिक है उन्होंने, जो कि स्थायित्व नियतांक के सैद्धांतिक और प्रायोगिक मान पर आधारित है। इसी को बोला जाता है इरविंग विलियन क्रम। या फिर उसके लिए ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ग्राफ से आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे उसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर समझिए, यह तो ऑर्डर हमने जो बताया है यह एक आदर्श ऑर्डर है, लेकिन इसमें कुछ विकृति भी आपको देखने को मिलती है जिसका रीज़न होता है जॉन टेलर प्रभाव। क्योंकि जॉन टेलर हम आपको पिछले वीडियोस में पढ़ा चुके हैं। तो जॉन टेलर इफेक्ट के कारण आपके कुछ संकुल होते हैं जो कि अधिक स्थायित्व में आ जाते हैं। तो उसके लिए क्रम परिवर्तित हो जाता है, उसे ग्राफ से शो किया गया है। जैसे यहाँ पर आप D3 कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। इसकी जो मान होता है स्थायित्व का वह D8 की तुलना में अधिक होता है और D9 की तुलना में D8 का अधिक स्थायित्व होता है। इस तरह से क्रम आपका उलट पलट जाता है। वहीं अगर जॉन टेलर प्रभाव अधिक हो, यह तो वहाँ भी हमने बताया, अगर वहाँ पर जॉन टेलर इफेक्ट कम हो तब की स्थिति लागू होता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि जॉन टेलर इफेक्ट बहुत अधिक है, अधिक होने की स्थिति में आपका जो ऑर्डर रहेगा कि D3 के लिए जो वैल्यू रहेगा वो बहुत अधिक रहेगा और उसके बाद D4 फिर D8, इस तरह से आपका क्रम बन जाता है। तो चलिए हम उसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। वो आपको एग्जाम में भी बनाना है। इसमें हमने एक तरफ ले लिया है सेंट्रल मेटल एटम को और एक तरफ लिया है स्टेबिलिटी को। यानी कि यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ऊपर आपका स्टेबिलिटी का मान बढ़ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे अगर मैग्नीज आपका सेंट्रल मेटल एटम है तो इसके द्वारा बनाया गया जो संकुल होंगे उनके अलग अलग एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर आपको गुलाबी कलर में दिख रहा है, येलो कलर में दिख रहा है और ग्रीन कलर में दिख रहा है। ये अलग अलग एग्जाम्पल जो कि प्रैक्टिकली रूप से लिया गया है उनके लिए यह शो किया गया है अलग अलग कलर से। ठीक है, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे अगर आपका मैग्नीज है तो उसके लिए अगर आप एक एग्जांपल लें, ग्रीन कलर को पकड़िए तो इसमें एक एग्जांपल है, मान के चलिए कुछ भी एग्जांपल हमने लिया हुआ है। तो इसके लिए स्थायित्व का मान यहाँ पर आपका 4 है। अब जबकि आयरन के लिए अगर आप देखते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है इस तरह से, और कोबाल्ट के लिए आप देखते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है, निकिल के लिए कुछ और होती है, कॉपर के लिए कुछ और होती है, जिंक के लिए कुछ और होती है। लेकिन सामान्य तौर पर आपने देखा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपका मान सीधे एक लकीर के रूप में बढ़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह इस तरह से बढ़कर नीचे भी जा रहा है यहाँ पर। तो इसका रीज़न क्या है? जॉन टेलर इफेक्ट, वही हम आपको बता रहे थे। जैसे कि यहाँ पर कॉपर को शो किया गया है, इसकी जो स्टेबिलिटी का मान है इंक्रीज कर दे रहा है। अदर एग्जाम्पल में भी आप देखेंगे तो इतना तक क्या है, यह एक खड़ी लाइन के रूप में यानी कि सीधे ढाल के रूप में आपका चढ़ रहा था, लेकिन
अचानक से इंक्रीज़ हो जा रहा है फिर डिक्रीज़ हो रहा है, ये चीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आया, यही क्रम यहाँ पर निर्धारित किया गया है इरविंग विलियम क्रम में। इसमें निकिल और वेनेडियम जैसे जो सेंट्रल मेटल एटम है बहुत ही स्थायी संकुल का फॉर्मेशन करते हैं, और कापर से जो निर्मित होते हैं आपके संकुल उसमें तो जॉन टेलर इफेक्ट भी पाया जाता है। इस इफेक्ट के कारण इनका स्थायित्व और भी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप आपको ये ग्राफ प्राप्त होता है। आगे हम एक और ग्राफ देखेंगे, उस ग्राफ में आपको D0 से लेकर D10 तक की कॉन्फ़िगरेशन को शो किया गया है, उसमें और आपको अधिक क्लियर होगा। ठीक है, तो होप आपको ये जो डायग्राम है वह समझ में आ गया होगा, और आप अपने एग्ज़ाम में भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो इस तरह का डायग्राम आपको मिलेगा, जिसमें कुछ एग्जाम्पल भी आपको शो किए होंगे इस तरह से, और उसके लिए अलग अलग ढाल यहाँ पर शो किए गए हैं। अलग अलग जो ग्राफ की वैल्यू आपको मिली है वो चीज़ आपको देखने को मिल रही है इन एग्जाम्पल्स के लिए, जबकि यहाँ पर आपका सेंट्रल मेटल के साथ ये अगर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तब की स्थिति में। ठीक है, अब जैसे मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, आप जानते हैं ये फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो प्रथम आवर्त होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सबसे पहले जो आवर्त होते हैं डी ब्लॉक में, उसके ये एलिमेंट्स हैं और एक क्रम में व्यवस्थित हैं, है ना। तो इसको आप इजीली लिख सकते हैं। विभिन्न लिगेंड के साथ धातु आयनों की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था में संकुल निर्माण के प्रथम पद स्थायित्व के लिए लघुगणकीय मान, इस तरह से आपको पूरा डायग्राम बनाना है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने मैग्नीज कहा, आयरन कहा, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, अब इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमने +2 लिया, +2 लिया, +2 +2 +2 +2 लिया, तब एक और कंडीशन आपको अप्लाई करना है कि लिगेंड भी आपका सेम होना चाहिए। जब आप ये सेंट्रल मेटल ले रहे हैं या ये इनमें से कोई भी सेंट्रल मेटल एटम ले रहे हैं तुलना करने के लिए, तो आपको लिगेंड को सेम लेना है, चार्ज को सेम लेना है, तब आपको जो ऑर्डर मिलने वाला है वह ऑर्डर इस तरह से रहेगा जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखें तो यह एक प्राकृतिक क्रम है जो कि इरविंग विलियम क्रम कहलाता है, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए अष्टफल की संकुलों के स्थायित्व नियतांकों का प्रायोगिक और परिकलित मानचित्र में दर्शाए गए हैं। तो चित्र एक हम आपको दिखा चुके हैं, आगे भी एक चित्र है, वह भी आपको इजीली समझ सकते हैं। वही चित्र है, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है, D0 से लेकर D10 तक उसमें दिखाया गया है कॉन्फ़िगरेशन को एग्जाम्पल के थ्रू। तो प्रायोगिक मानों के अधिक होने के कारण क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा है, वेनेडियम हो गया, निकिल हो गया, ये एलिमेंट्स हैं जो कि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा सर्वाधिक कर देती हैं। इन दोनों आयनों के संकुल सर्वाधिक स्थायी पाए जाते हैं इसी कारणवश। ठीक है, अब जैसे कॉपर 2+ है तो यह अष्टफल की ज्यामिति में अस्थायी होता है, उसका रीज़न है जॉन टेलर विकृति। तो जॉन टेलर विकृति के कारण यह अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। कैल्शियम 2+, मैग्नीज 2+ और जिंक 2+ धातु आयनों के क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान 0 होता है, लगभग 0 होता है, पूरी तरह से 0 नहीं होता। इनसे प्राप्त संकुल सबसे कम स्थायित्व नियतांक रखते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट ग्राफ यहाँ पर हम देखते हैं आपका किस तरह से शो हो रहा है। जैसे कि आपने कैल्शियम 2+ लिया, स्कैंडियम 2+ लिया, टाइटेनियम आपका 2+ लिया, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये पूरा आपका पहला सीरीज को ले लिया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो इस तरह से लास्ट जो डी ऑर्बिटल होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वह इस तरह से होंगे, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, फिर इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन तक आप इंक्रीज होंगे। ठीक है, अब इसके लिए अगर आप इरविंग विलियम क्रम बनाते हैं तो कैसे होगा, जैसे आप कैल्शियम से स्टार्ट करते हैं, तब यहाँ पर लॉग बीटा यानी कि स्थायित्व नियतांक के बारे में यहाँ पर बात की गई है, जिसमें यह जो वैल्यू होगी जो कि ऊपर में शो हो रहा है, ये वाला वैल्यू यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो कि इनकरेक्ट है, जबकि आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू है, वह इस तरह से होना चाहिए इरविंग विलियम क्रम, यानी कि एक स्लोप के रूप में आपके D0 से लेकर जब आप D10 कॉन्फ़िगरेशन की ओर बढ़ते हैं तब आपका स्थायित्व बढ़ते रहना चाहिए, है ना। तो एक एवरेज अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपका इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखते हैं तो बीच में यहाँ पर आपको ड्रॉप भी देखने को मिलता है, जहाँ पर कम होता है आपके स्थायित्व का मान, है ना। तो मैग्नीज है, इसका स्थायित्व लगभग 0 माना गया था, जैसा कि हमने अभी थ्योरी में पढ़ा है, वही चीज़ यहाँ पर शो करना है कि मैग्नीज का कम है, वही है, और फिर आयरन का थोड़ा सा कम है और क्रोमियम का थोड़ा सा कम है, बाकी का इंक्रीज हो रहा है, जिंक का भी यहाँ पर कम है, वही चीज़ है। यह थोड़ा सा अपवाद है जो कि जॉन टेलर इफेक्ट और अन्य इफेक्ट के कारण होते हैं। तो पदी संभवन नियतांकों की जो गणना है वह कर लेते हैं, तब आपको प्रथम पद के लिए प्राप्त स्थायित्व नियतांक प्राकृतिक क्रम का अनुपालन करता है। यहाँ कॉपर
प्लस सर्वाधिक स्थायित्व नियतांक रखता है। तो इस तरह से आपका यह जो पूरा टॉपिक है वह कवर हो गया है। वीडियो को नहीं देखा है पिछले वीडियोस को तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर विजिट करके आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और 90 प्लस स्कोर करने के क्रम में आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।